नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की दूरदर्शन की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं स्मिता शर्मा। मेरी पोस्टिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची जिला रायसेन में है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की भारत लोक और अर्थव्यवस्था का 4th चैप्टर मानव बस्तियां। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए तो हम NCERT की कक्षा 12 का 4th चैप्टर मानव बस्तियां शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य बिंदु। पहला मुख्य बिंदु है मानव बस्ती का अर्थ, दूसरा है बस्तियों के प्रकार, तीसरा है ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियां, चौथा है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, पांचवा है भारत में नगरों का विकास, छठवां बिंदु है भारत में नगरीकरण और सातवां बिंदु है नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बस्तियों का अर्थ। यह किसी भी आकार के घरों का संकुल है जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग आर्थिक आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं, अर्थात बस्ती जो है वो एक विशेष आकार का क्षेत्र होता है जहाँ की बहुत सारे घर होते हैं और जिसमें मनुष्य रहते हैं और अपनी जीविका के लिए यानी कि आर्थिक रूप से अपनी जीविका चलाने के लिए वो किसी न किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं, जैसे कृषि पर भी निर्भर हो सकते हैं। अगर बस्तियाँ ग्रामीण हैं तो अधिकतर जो वहाँ के लोग हैं वो कृषि पर निर्भर होते हैं। अगर शहरी बस्तियां हैं तो शहरी बस्तियों के लोग शासकीय सेवाओं या प्राइवेट जॉब या फिर व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापारिक कार्यों में संलग्न होते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूह और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बस्तियों में मूल रूप से लोगों का समूह और उनकी जीविका के संसाधन के आधार मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम देखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां यानी कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर समझेंगे। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित आर्थिक क्रियाओं से करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अपनी आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से कृषि संबंधी कार्यों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि खेती करना, पशुपालन करना और भी अन्य खनन आदि कार्यों में बिजी होते हैं। दूसरा है ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। ग्राम में रहने वाले लोग जो हैं वो सामाजिक संबंधों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आसपास के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं और उनमें प्रेम व सद्भावना होती है। दूसरी तरफ है नगरीय बस्तियाँ। नगरीय बस्तियाँ एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण द्वारा तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। नगरीय बस्तियाँ जो होती हैं वो काफ़ी सटी और एक दूसरे के पास इनमें मकान बने होते हैं और इनका जो मुख्य आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं के लिए ये तैयार माल के विनिर्माण यानी कि औद्योगिक कार्यों पर डिपेंड होती हैं और दूसरी तरफ ये सेवाओं यानी कि नौकरियों पर निर्भर होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल होता है और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जो है वो कठोर होता है क्योंकि लोग सुबह से ही अपने कार्यों पर निकल जाते हैं और शाम होते होते घर आते हैं। यहाँ पर सामाजिक संबंध एक फॉर्मेलिटी मात्र होते हैं क्योंकि लोगों को पास इतना समय ही नहीं होता है कि वो एक दूसरे से मिलें जुलें या बात कर पाएं। अब हम देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारक। सबसे पहला है भौतिक लक्षण। भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता।
भूभाग की प्रकृति से तात्पर्य है कि यदि मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर बस्तियाँ अधिक बस जाती हैं, जबकि पठारी अथवा पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर बस्तियाँ ठीक से नहीं बस पाती हैं। फिर है ऊंचाई। ऊंचाई के आधार पर ज़्यादातर सोपानी जो बस्तियाँ हैं वो बस पाती हैं। लोग पहाड़ों को काट काट कर सोपान जैसा बना लेते हैं और वहाँ पर बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। फिर है जलवायु। अगर कठोर जलवायु है तो लोग वहाँ पर बस्तियाँ कम बनाएंगे, यानी कि बहुत 1 या 2 घर मिलेंगे। जैसे हम इग्लू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर जलवायु मनुष्य के रहने के अनुकूल है तो वहाँ पर बस्तियाँ घनी और अच्छी होती हैं। जल की उपलब्धता, इसके लिए हम राजस्थान का थार का मरुस्थल भी ले सकते हैं। वहाँ पर जल की कमी होने के कारण बस्तियाँ बहुत कम बसी होती हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा पर मिलता है वहाँ पर बस्तियाँ बहुत घनी बसी होती हैं। और इसीलिए अगर हम देखें कि अधिकतर जो नगर, शहर और ग्राम हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। अगला है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। इसमें सामाजिक संरचना, जाति और धर्म को सम्मिलित किया जाता है। कुछ बस्तियां या नगर वहाँ की सामाजिक संरचना के कारण बस जाते हैं, कुछ विशेष जाति के कारण, और कुछ विशेष धर्म के लोग जहाँ रहते हैं वह अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लोग अधिक संख्या में रहना पसंद करते हैं। या जहाँ पर किसी विशेष धर्म या जाति के लोग कम रहते हैं तो वो उस स्थान को छोड़कर वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर उनकी जाति और धर्म के लोग अधिक रहते हैं। सुरक्षा संबंधी कारक, इसमें चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर चोरियाँ या डकैतियाँ अधिक होती हैं वहाँ पर बस्तियाँ धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जहाँ पर सुरक्षा अधिक होती है, चोरी और डकैती की संभावना कम होती है, वहाँ पर बस्तियाँ घनी बसने लगती हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। देखिए, पहली है गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्ती। दूसरी है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्ती। तीसरी है पल्लीकृत और चौथी है परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं गुच्छित बस्तियां। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट है और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। इस तरह के जो प्रवास होते हैं वह खेतों और खलिहानों व चारागाहों से अलग इनके बीचों बीच में स्थित होते हैं। इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं, जैसे आयताकार प्रतिरूप एवं रेखीय प्रतिरूप। यह बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं रेखीय प्रतिरूप, जो अभी हमने पढ़ा था। रेखीय प्रतिरूप ऐसे प्रतिरूप होते हैं जैसे किसी रेलवे ट्रैक अथवा सड़क के किनारे किनारे कोई गांव बस जाता है। आयताकार प्रतिरूप चौकोर प्रतिरूप होते हैं और यहाँ पर सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। चलिए अब हम देखेंगे अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसे प्रारूप किसी बड़े सहित गांव के विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। अर्धगुच्छित बस्तियों से तात्पर्य है कि किसी बड़े गांव के आसपास छोटा मोटा कुछ घरों का एक घर होते हैं, बस जाते हैं, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे समाज के अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से किसी दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं जो कि गांव से थोड़ी ही दूरी पर होता है, अथवा किसी कारणवश बलपूर्वक मुख्य गांव के लोग उन्हें दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। तीसरा बिंदु है पल्ली बस्तियां। कई बार बस्ती भौतिक रूप से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती हैं,
किंतु इन सब का नाम एक रहता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। इस तरह की जो बस्तियां होती हैं वो गांव से ही थोड़ी दूरी पर बसी होती हैं। यहाँ पर चाय नाश्ता की छोटी मोटी दुकानें होती हैं और थोड़े बहुत घर हो जाते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ही सम्मिलित होती हैं। उन्हें हम पल्ली कहते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं परिक्षिप्त बस्तियां। भारत के परिक्षिप्त अथवा एकागी बस्ती प्रतिरूप सुदूर जंगलों में एकागी झोपड़ी अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत में जो परिक्षिप्त बस्तियां हैं इनका प्रतिरूप जो है वो जंगलों में एकागी झोपड़ी के रूप में अथवा एक से अधिक झोपड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ छोटी मोटी चाय व नाश्ते की दुकान भी होती हैं। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में इस प्रकार की बस्तियां देखी जाती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः विशाल आकार की होती हैं। यह बस्तियां अनेक प्रकार के आकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होती हैं। ग्रामीण बस्तियों की तुलना में अगर हम देखें तो नगरीय बस्तियां बहुत बड़ी आकार में होती हैं और यहाँ पर अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे औद्योग संबंधी कार्य, सेवा क्षेत्र संबंधी कार्य एवं प्रशासकीय कार्य। नगरीय बस्तियां अनेक प्रकार से अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ी हुई होती हैं। नगरीय बस्तियां जो हैं वह अनेक कारणों से अपने आसपास के क्षेत्रों में, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्र हैं, उनसे जुड़ी होती हैं। जैसे कच्चा सामान लाने के लिए, खनन संबंधी सामान लाने के लिए वह एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी और शहरों और नगरों की संख्या के माध्यम से संपन्न होता है। अतः जो वस्तुओं का विनिमय होता है वह सेवाओं के माध्यम से होता है, कभी प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी और शहरों और नगरों की संख्या के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां। विभिन्न युगों में उनके विकास के अनुसार नगरों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर, तीसरा है आधुनिक नगर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन नगर। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है, जैसे वाराणसी है, प्रयाग है, इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई देश के प्रमुख प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन नगर। वर्तमान में लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांश का विकास राजवाड़ा और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ है। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर प्रमुख नगर हैं। चलिए अब हम देखेंगे आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। अंग्रेज और जो अन्य यूरोपीय आए थे उन्होंने भारत में आधुनिक नगरों का स्थापना की। अधिकतर इन्होंने अपने जो नगर हैं वो समुद्री किनारों के आसपास ही बसाए थे ताकि वो आसानी से व्यापार कर सकें। अनेक स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित किए। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर
महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हो गए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। दिल्ली के मैप में आपको दिखाई भी दे रहा है कि दिल्ली के आसपास गुरुग्राम, रोहतक, नोएडा बसे हुए हैं। ये दिल्ली की सब सिटी हैं, जहाँ से कि दिल्ली के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी व्यापारिक एवं औद्योगिक कार्य किए जाते हैं। लेसन को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। अर्थात नगरीकरण के स्तर का माप जो है वो कुल जनसंख्या के प्रतिशत के, जिस क्षेत्र में जितनी अधिक जनसंख्या होगी वह नगरों की श्रेणी में आता जाएगा। मैप की सहायता से भी हम समझ सकते हैं कि अधिकतर जो प्रशासनिक नगर हैं, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भारत की राजधानी दिल्ली, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ये सब नगरीय क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। अब हम पढ़ेंगे नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। नगरों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रिया उत्पादन होता है तथा सेवाओं के लिए उन्हें जाना जाता है। भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। शहरों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उनके कुछ खास गुण होते हैं और उन्हीं विशिष्टता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है प्रशासन शहर और नगर, दूसरा है औद्योगिक नगर, तीसरा है परिवहन नगर, चौथा है वाणिज्य नगर, पांचवा है खनन नगर, छठवा है छावनी नगर, सातवां है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, आठवां है शैक्षिक नगर और नवा है पर्यटन नगर। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासन शहर और नगर। उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई इत्यादि। ये सभी प्रशासनिक नगर हैं और यहाँ पर प्रशासन संबंधी क्रियाओं का संचालन किया जाता है। अब हम देखेंगे औद्योगिक नगर। मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। ये जितने भी नगर हैं यहाँ पर अधिकतर उद्योग, कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। जैसे मुंबई सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और उसको सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ जमशेदपुर है, यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, इस कारण यह शहर बहुत बड़ा औद्योगिक नगर बन गया है। अब है परिवहन नगर। यह पत्तन नगर है जो मुख्यतः आयात निर्यात के कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि। आंतरिक परिवहन की दूरियों जैसे सीधी, धुरिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। अब हम देखेंगे वाणिज्यिक नगर। कुछ नगरों का विकास वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से होता है। व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता वाले शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। खनन नगर। कुछ नगर जो है वो खुदाई के लिए प्रसिद्ध होते हैं। यह नगर खनिज समृद्धि क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। ठीक है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे डिगबोई है जो कि असम में स्थित है और वहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत अधिक जमाव है और इसी के कारण यहाँ पर खनन किया जाता है और यहाँ पर खनन नगर के रूप में यह
बहुत बड़े रूप में विकसित हुआ है। अब हम पढ़ेंगे छावनी नगर। कुछ नगर सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित होते हैं जिन्हें हम छावनी नगर कहते हैं। इन नगरों का उदय छावनी नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। इमेज में हमने उधमपुर का चित्र लिया है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। कुछ नगर जो है वो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में स्थापित होते हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, मदुरई, पुरी, उज्जैन इत्यादि प्रमुख प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक नगर हैं। शैक्षिक नगर। मुख्य परिसर में कुछ नगर शैक्षिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की है, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद आदि। यह प्रमुख रूप से शिक्षा के लिए ही जाने जाते हैं। और यहाँ पर जो हमने इमेज ली है ये वाराणसी यूनिवर्सिटी की है जो कि शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब है पर्यटन नगर। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू कुछ पर्यटन नगर हैं। यहाँ पर पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है इन नगरों के कारण, और बहुत दूर दूर से सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण पर अनेक नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है उनका प्रमुख उद्देश्य जो है वो शहर साफ सुथरा होना चाहिए तथा पर्यावरण प्रदूषण से रहित होना चाहिए व लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने वाला होना चाहिए। चलिए तो लेसन के अंत में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा कर लेते हैं, जिनके आंसर आपको चैप्टर में से ही ढूंढ के बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी पर अवस्थित नहीं है? पहला पॉइंट है आगरा, दूसरा है पटना, तीसरा है भोपाल और चौथा है कोलकाता। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? पहला पॉइंट है जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा पॉइंट है नगर पालिका निगम का होना। तीसरा पॉइंट है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। और चौथा पॉइंट है जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति से अधिक होना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? पहला पॉइंट है गंगा का जलोढ़ मैदान, दूसरा पॉइंट है हिमाचल की निचली पहाड़ियां और तीसरा पॉइंट है राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश और चौथा पॉइंट है उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। चलिए तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? पहला पॉइंट है बृहद मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। दूसरा पॉइंट है कोलकाता, बृहद मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तीसरा पॉइंट है दिल्ली, बृहद मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और चौथा पॉइंट है बृहद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो आशा करते हैं कि आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और चैप्टर के जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।